दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए हम बात करते हैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डीसी मशीन के। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस सिद्धांत पर आधारित होता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का वर्तमान नियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लेंज का नियम। तो जो ईएमएफ सिद्धांत आधारित होता है वो लेंज के नियम पर आधारित होता है। क्लियर? क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है? आउटपुट ईएमएफ बढ़ जाता है, आउटपुट ईएमएफ घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रोटर की गति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आउटपुट ईएमएफ घट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला है ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। तो यहां से ये संबंध है ई समानुपाते फाई, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब जो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है वो मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी कि मुख्य फ्लक्स को कम कर देता है। जब मुख्य फ्लक्स को कम करेगा तो ऑटोमेटिक आपका ईएमएफ क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। डीसी मोटर में स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? स्टार्टिंग करंट को सीमित करना है, यानी कि कम करना है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, स्टार्टर, कम्यूटेटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टार्टर का यूज किया जाता है स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। डीसी मोटर में यदि लोड बढ़ा दिया जाए तो बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, यदि आईएल का मान यानी कि लोड का मान बढ़ा दिया जाए तो स्पीड क्या होगा? थोड़ा बहुत कम होगा। और स्पीड कम होगा तो जो बैक ईएमएफ है ये भी कम हो जाएगा। चूंकि फार्मूला होता है एन समानुपाते ईवी, ये होता है ना। इसलिए कहते हैं कि एमटीसी हमेशा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती है और क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, बैक ईएमएफ घट जाएगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा नियम यह बताता है कि किसी चालक में उत्पन्न ईएमएफ उसके अंदर प्रवाहित धारा के परिवर्तन का विरोध करता है? अब शब्द आ गया विरोध। विरोध यानी कि माइनस डी फाई बाई डी टी, ई बराबर, ये होता है लेंज नियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि लेंज नियम कहता है कि हम जिसके कारण उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। क्लियर? तो परिवर्तन का विरोध करेगा लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक डीसी मोटर का बैक ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेज के बराबर हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि ईबी बराबर वी हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस कंडीशन में मोटर बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीसी मोटर के स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग करंट अधिक क्यों होता है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण,
बैक ईएमएफ बहुत कम होता है कम्यूटेटर के कारण, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, बैक ईएमएफ बहुत कम होता है। आइए देखते हैं, जो स्टार्टिंग करंट होता है वो आर्मेचर आईए बराबर होगा V माइनस EB अपॉन RA। ऑटोमेटिक आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है। अब EB का मान बहुत कम होता है, इसी वजह से आर्मेचर करंट जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि जब मोटर स्टार्ट होता है तो उस समय बैक ईएमएफ 0 होता है। जैसे जैसे स्पीड पकड़ती है वैसे वैसे बैक ईएमएफ का मान बढ़ता है और वैसे वैसे करंट के मान को सीमित करता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की जाएगी, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करनी हो या किसी भी प्रकार का विद्युत वाहक बल दिशा ज्ञात करनी हो, चाहे वो बैक ईएमएफ हो, नॉर्मल ईएमएफ हो, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ईएमएफ ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ईएमएफ की दिशा को निर्धारित करते हैं या ज्ञात करते हैं। क्लियर हो, चाहे बैक ईएमएफ हो, नॉर्मल ईएमएफ हो, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, तो उसको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक शंट जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है या हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा, आउटपुट करंट दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोर में मैग्नेट रहता है तो उसमें मैग्नेटिक लाइन बनती हैं, और मैग्नेटिक लाइन जैसे बनती हैं और उसमें हम जब भी आर्मेचर को घुमाते हैं तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। क्लियर। तो हमें ईएमएफ जनरेट करने के लिए 3 चीज़ें होना जरूरी है। एक आपकी मैग्नेटिक लाइन होनी चाहिए, चुंबकीय बल रेखाएं, और एक आर्मेचर, और आर्मेचर में आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए यानी कि यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। क्लियर। तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये कह रहा है अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया तो इसका ये प्रभाव है कि यह वोल्टेज पैदा नहीं करेगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान अधिकतम कब होगा? बैक ईएमएफ का मान अधिकतम कब होगा? मोटर स्टार्ट होते समय जो बैक ईएमएफ होता है ये 0 होता है। क्लियर। बिना लोड पर, अधिकतम लोड पर, ब्रेकिंग के समय। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बिना लोड यानी कि नो लोड पर बैक ईएमएफ का मान अधिकतम होता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। डीसी जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? फील्ड फ्लक्स और गति पर, केवल फील्ड फ्लक्स पर, केवल गति पर, बैक ईएमएफ पर। तो यह ध्यान दीजिएगा कि जो उत्पन्न ईएमएफ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है स्पीड और फ्लक्स परिवर्तन की दर पे। क्लियर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, जो ई है ये सीधा सीधा फ्लक्स पे समानुपाती होती है। फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा ईएमएफ उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, और जितना तेज़ ये घूमेगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स को काटेगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, फील्ड फ्लक्स और गति दोनों। क्लियर। दोनों पर आउटपुट वोल्टेज निर्भर करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। डीसी मोटर की गति और बैक ईएमएफ के बीच संबंध क्या है? गति बढ़ने पर बैक ईएमएफ घटता है, गति बढ़ने पर बैक ईएमएफ बढ़ता है, गति बढ़ने पर बैक ईएमएफ बढ़ता है,
गति और बैक ईएमएफ का कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ पे हम जानते हैं एक संबंध है N समानुपाते EB, यानी कि बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गति बढ़ने पर बैक ईएमएफ बढ़ता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि N समानुपाते EB होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, प्रतिरोध कंट्रोल मेथड, उपरोक्त सभी। तो सारी विधियां हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए और इसे कैसे पुनः स्थापित किया जा सकता है? आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाकर, फील्ड वाइंडिंग में बाहरी डीसी स्रोत से थोड़ी देर के लिए करंट प्रवाहित करके, जनरेटर की गति बढ़ाकर, लोड जोड़कर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि फील्ड वाइंडिंग में बाहरी डीसी स्रोत से थोड़ी देर के लिए करंट प्रवाहित करके उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अवशिष्ट चुंबक जो कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? बहुत लंबे समय तक उपयोग न करना, गलत दिशा में घुमाना, तीव्र झटके या कंपन से, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी ऑप्शन से अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये चांसेस होते हैं। क्लियर? आप चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।